कहते हैं भारत विविधताओं का देश है, जहां हर 1.5 मील के बाद भाषा, बोली, खान पान और वातावरण में बदलाव आ जाता है। ऐसी ही कुछ विविधता आज हमारे देश की हालत में भी है, जहां हर 2 से 3 दिन के बाद देश की और सरकार की चुनौती और मुसीबत बदल जाती है। असम में हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि इसकी लपेटों ने मुंबई को अपने आगोश में ले लिया, और ये आग अभी बुझी भी नहीं थी कि कोयले की राजनीति ने पूरे देश की राजनीति का मुंह काला कर दिया। इसके तुरंत बाद पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे ने देश में फिर से एक नई बहस छेड़ दी, और ये बहस अभी थमी भी नहीं थी कि डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी को झकझोर कर रख दिया। झकझोरने के बाद आम आदमी संभला भी नहीं था कि एफडीआई के मुद्दे ने पूरे देश को 2 गुटों में बांट कर रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है कौशिक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा, यानी देश एक पर मुसीबतें अनेक। और इन्हीं मुसीबतों और चुनौतियों के बीच आज से 15 से 16 महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होने को है। हो सकता है इन लोकसभा चुनावों में देश के प्रतिनिधित्व करने वाले इंसान यानी प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाए, कोई नया चेहरा सामने उभर कर आए और कोई नया प्रधानमंत्री इस देश को मिले। तो कौन होगा 2014 में इस देश का प्रधानमंत्री और क्या होगी सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कुछ युवा मेहमान। हमारे साथ होंगे देवेश वाजपेयी, और देवेश वाजपेयी जी के साथ में मौजूद है विपुल अग्रवाल, और तीसरे और हमारे आखिरी मेहमान रितु डागर जी, जिनसे आज मैं बात करूंगा कि 2014 में कौन होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री और क्या होगा सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे पहले देवेश, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि 2014 में जो नई सरकार का गठन होगा, उस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से अगर बात करें तो 2014 के चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती जनता के सामने होगी। जनता किसके साथ जाती है? कांग्रेस ने उसको लगातार 2 सरकारों में क्या दिया, यूपीए से उसे क्या मिला, वो उसके सामने है। विपक्ष में बीजेपी का संगठन कितना कमजोर और कितना मजबूत है, वो भी उसने विपक्ष के रूप में देख लिया। तीसरा मोर्चा क्या करेगा? तो इसके लिए सबसे पहले तो जनता के सामने चुनौती होगी 2014 में कि वो किसके साथ जाए, यूपीए, एनडीए या किसी तीसरे के साथ। उसके बाद जो भी नया चेहरा आता है या नई सरकार आती है या पुराना चेहरा रहता है, नहीं बदलता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार की होगी। क्योंकि महंगाई में जो अभी हाल में ही एफडीआई लाया गया है, या उससे पहले डीजल से सब्सिडी हटाई गई है, रसोई गैस से सब्सिडी की बात की है, तो हमारा जो सरकारी खजाना है वो कम हुआ है। इतना बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, 2G स्पेक्ट्रम, कोल आवंटन, और उसके अलावा इतने सारे नए हर रोज एक नया घोटाला सामने आता है। एक समुद्र में भी जो वो घोटाला हुआ है, वो भी एक नया सामने आया है। तो इस वजह से हमारा सरकारी खजाना कितना कमजोर हो गया कि हमें सब्सिडी हटानी पड़ी। ठीक है, तो इस वजह से भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कैसे रोका जाता है, क्या कारण थे, उसके लिए सरकार कैसे उसमें काम करेगी, ग्रास रूट से कैसे उसको खत्म करने के लिए काम करेगी, ये देखने वाली बात। मतलब आपका कहना है कि 2014 में जो नया प्रधानमंत्री बने, जो नई सरकार का गठन हो, उनका पहला फोकस भ्रष्टाचार की रोकथाम की तरफ होना चाहिए। तो देवेश जी ने बात की भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार को रोकना 2014 में आने वाले प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। तो अब देवेश वाजपेयी जी के बाद मैं आना चाहूँगा विपुल, आपके नज़र में क्या होना चाहिए 2014 में सबसे बड़ा मुद्दा, जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे, जो नया सरकार का गठन होगा? मेरे लिए फाइनेंशियल ग्रोथ होगी मेन मुद्दा। अब हम जो प्रधानमंत्री चुनेंगे वो 2019 तक के लिए चुनेंगे, तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल ग्रोथ मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया भारत की इम्पोर्टेंस को देख रही है और हमें फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ मतलब देश प्रगति करे, देश प्रगति के पथ पर चले। आप चाहते हैं कि जो सरकार बने वो सबसे पहले प्रगति पर फोकस करे, डेवलपमेंट पर। ठीक है रितु जी, बात हुई यहाँ पर अभी तक भ्रष्टाचार की और देश की प्रगति की। आपसे मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार के सामने चुनौतियां तो बहुत हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो आज के टाइम में अगर हम देखा जाए जिससे आम जनता जूझ रही है, वो है महंगाई। आम जनता सरकार से मुंह ताके बैठी थी कि वो महंगाई दरें कम करेंगे, लेकिन डीजल और सिलेंडर की जो सब्सिडीज हटाई गई हैं और डीजल के जो प्राइस बढ़ाए गए हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि सरकार आम जनता के बारे में नहीं सोच रही है, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के बारे में सोच रही है। तो आगे आने वाली सरकार के लिए सबसे अहम मुद्दा महंगाई होगा, ताकि आम जनता को थोड़ी राहत मिल सके। मतलब
आप कहना चाहते हैं कि जो नई सरकार का गठन हो वो अपना जेब भरना छोड़कर आम आदमी के पर ध्यान दे। ठीक है देवेश जी, मैं वापस आप पर आना चाहूंगा। आपने बात की भ्रष्टाचार की, देश की प्रगति को जो एक झटका लगा है, जो देश की प्रगति जो एक रुक सी गई है, तो इसके लिए भ्रष्टाचार कहाँ तक जिम्मेदार है? जैसे विपुल जी ने कहा कि विकास चाहिए, विकास कैसे मिलेगा? अगर आप इकोनॉमिकली बात करते हैं तो कल डीएलएफ में क्या हुआ, कल सामने आया है डीएलएफ में वाड्रा का क्या हुआ, उन्होंने कैसे उन्हें पैसा दिया, क्या हुआ? तो इकोनॉमिकली ग्रोथ हम कैसे करेंगे जब इस तरीके का भ्रष्टाचार रहेगा? हर जगह हर कोई अपने जो उसके क्लोज है, हर नेता का जो क्लोज है उसको ही जब सब कुछ मिलेगा तो जिस आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ है जिसका, उसका हाथ आखिर कैसे भरेगा? मेरे हिसाब से जहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ होती है वहाँ पे करप्शन अपने आप ही होता है। और जहाँ पे रही बात आम आदमी की, अगर आम आदमी के पास वो महंगाई से जूझ रहा है तो कैसे वो नई नई गाड़ियाँ खरीद रहा है, कहाँ से वो मॉलों में जा रहा है, कहाँ से वो महंगे महंगे बर्गर खा रहा है? अगर यही आम आदमी अगर यही ऐसे ही पे देता है तो ये कहाँ से इतना सफल? लेकिन एक बात और है विपुल जी कि अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब और गरीब होते जा रहा है। अमीर तो मॉल्स में चले जा रहे हैं, बर्गर्स खा ले रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जा रहा है? जिसके लिए सरकार कहती है कि 33 रुपए उसके एक दिन के लिए होता है, 33 रुपए में एक गरीब आदमी अपने दिन का गुजारा कर लेता है, इस सरकार का कहना। तो उसमें गरीब आदमी कहाँ जा रहा है? देखिए, ये भारत देश के अंदर एक ये बहुत पुरानी बात है कि हर आदमी अपने आप को गरीब आदमी बताता है, कोई आदमी अपने आप को अमीर नहीं बता पाता, क्योंकि ये हमारी सोच ही ऐसी है, पुरानी सोच ही ऐसी है। लेकिन ये एक सच्चाई भी कि इस देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ साथ गरीबी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो हर देश में एक गरीबी होती ही है। हर देश के अपने अपने कुछ गलत सिम्टम्स होते ही है, अपने अपने कॉजेज होते ही है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकेंगे कि हर सरकार ध्यान देती है गरीबों के ऊपर। अच्छा, अब मैं रितु जी पे आना चाहूँगा। आपने बात की महंगाई की, महंगाई को आप अगर जो नई सरकार का गठन होता है तो ऐसा क्या स्टेप उन्हें लेना चाहिए, ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए कि जिससे महंगाई को रोका जा सके? देखिए, जैसा कि आपने पहले कहा है कि हमारे देश की ये पहले से ही रही है कि रीत रही है कि जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो जो मेन उनका जो गवर्नमेंट है उसका जो फोकस होना चाहिए वो जो गरीब लोग हैं वो उन पे होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में अमीरों की कमी नहीं है। मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि आज हमारे देश में बहुत लोग अमीर हैं। अनिल अंबानी हैं जो कि बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं। विजय माल्या की आप बात ले लीजिए, कल ही की परसों 1-2 दिन पहले की ही बात है, वो उनके पास 450 करोड़ का क्रूज है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह दे सके। 5 महीने से वो अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। तो आज इससे आम आदमी वो तो पूरी अपनी तरीके से अपने कोई रहन सहन में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। 450 IPL टीम पे उन्होंने खर्च किए हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने कैलेंडर शूट पे खर्च किए हैं। तो हमारे देश में अमीरों की कमी नहीं है। जो गवर्नमेंट है उनको फोकस करना चाहिए, जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब आपका कहना है कि जो मिडिल क्लास इनकम वाले लोग हमारे जिनकी आबादी आधे से भी ज्यादा हमारे देश में, उनको बचाने के लिए, उनको महंगाई के मार से बचाने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। जी जरूर उनको उठाने ही चाहिए, बिकॉज अगर मिडिल क्लास फैमिली है, देखिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन वो गरीब आदमी तक या मिडिल क्लास फैमिली तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन पे गवर्नमेंट को पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। जब फाइनेंशियल ग्रोथ होएगी जब ही तो सरकारों के पास पैसा आएगा पॉलिसीज बनाने के लिए। जब फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं होगी तो सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? विपुल, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने जो अभी बात कही, तो सरकार के पास तो पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा काले धन के रूप में स्विस बैंक में और पता नहीं कौन कौन से विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है। तो पैसा तो आ रहा है सरकार के पास, लेकिन वो पैसा जहाँ पर लगना चाहिए आम आदमी के ग्रोथ के लिए वो तो नहीं लग पा रहा है। तो मैं उस चीज़ के लिए कहूँगा कि अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए। वो तो एक मुद्दा है ही, वो अच्छी गवर्नेंस का मुद्दा तो है ही, पर मेन बात आती है कि 2014 के बाद का क्या विजन है किसी हर प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो जब बिना भ्रष्टाचार और महंगाई जो जड़ें हैं, इनको जब तक आप बेस मजबूत नहीं करते हो, आप देश को प्रगति के पथ पर कैसे ले जा सकते हो? जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आम आदमी है और बड़ा आदमी है, क्या है कि जो बड़ा आदमी है जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसने सोच बना रखी है कि हमें कोई रोक नहीं सकता, सरकार उसका पूरा साथ देती है, ठीक है। और जो आम आदमी है जो एक छोटे से घर में रहता है एक छोटी सोच के साथ, वो ये सोचता है कि हम उनको रोक नहीं सकते,
सबसे बड़ा कारण यही है कि भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लग सकती उससे पहले, जब तक बड़े आदमी की भी सोच नहीं बदलेगी और नीचे रहने वाले आदमी की भी सोच नहीं मतलब बदलेगी। नीचे से ऊपर हर तबके के लोगों को अपने अपने सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, लाने की अपने जरूरत विचार है। में बदलाव लाना जी। पड़ेगा। ठीक है, अब चलते चलते आखिरी सवाल अब तीनों से मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले ऋतु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बात हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, बहुत मुद्दों पर बात हुई, लेकिन आपको क्या लगता है 2014 में कौन ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए इस देश का, किसे प्रतिनिधित्व करना चाहिए 125 बिलियन लोगों का, जो इन सब बीमारियों से देश को छुटकारा दिला सके? देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम बात करें महंगाई की, भ्रष्टाचार की, तो हम देखते हैं कि गुजरात आज मतलब जितना डेवलप्ड है वो सारे स्टेट्स में, तो गुजरात सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे महंगाई और नरेंद्र मोदी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया हुआ है। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लेकिन वहाँ पे गुजरात में मुस्लिम्स भी रहते हैं, वो सिर्फ हिंदू के डेवलपमेंट में नहीं ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो मुस्लिम्स भी डेवलप्ड हैं, और वहाँ के मुस्लिम्स को अगर लगता कि वो उन लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। आप कहना चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के रास्ते से निकलकर दिल्ली तक आए और दिल्ली देश के प्रधानमंत्री बने? जी। मैं इनकी बात में एक बात कहना चाहूँगा, गुजरात काफ़ी समय से डेवलप्ड सिटी है और स्टेट है, और साथ में ही 10 सालों में गुजरात के ऊपर लोन बढ़ा है, उन्होंने गिरवी पैसा बाहर से सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया है। तो इसके अंदर मैं ये पूछना चाहूँगा इनसे कि सरकार ने क्या किया है गुजरात के लिए, ऐसा कुछ नहीं तो आपके नज़र में 2014 में कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह जी को, मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह जी को एक और चांस देना चाहिए, क्योंकि आप प्रगति पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए आप चाहते हैं कि मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बने। कौशिक जी, इनके हिसाब से मनमोहन सिंह ने 2 चांस ले लिए, वो भी कम है। 8 साल उन्होंने देश चला लिया, वो कम है, और जहां मेरी रुपए की कीमत 47 रुपए के आसपास थी, 55 रुपए तक पहुंच गई। आप मनमोहन सिंह से मनमोहन सिंह सही हो सकते हैं, शायद देश इस बात को कभी अब मानने को तैयार नहीं होगा। तो आप मनमोहन सिंह के साथ सहमत नहीं है, तो आप किसके साथ सहमत हैं? जी ने जिस हिसाब से कहा कि नरेंद्र मोदी जी वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने विकास किया है, लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई एक कम्युनिटी, कोई एक समुदाय किसी का विरोध करता है, क्यों ना वो कोई भी समुदाय हो, अगर हिंदू विरोध करता है, मुसलमान विरोध करता है, तो वो कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं हो सकता। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी को ये नहीं कहता कि वो काबिल नहीं है, लेकिन शायद अगर एक कम्युनिटी उसका विरोध करती है तो वो प्रधानमंत्री के रूप में काबिल नहीं है। तो कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से सुषमा स्वराज या अरुण जेटली काफी इंडिया के लिए तो अच्छे उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं। तो अरुण जेटली या सुषमा स्वराज जी में से किसी एक को आगे आकर देश, सुषमा स्वराज जी ने विपक्ष के रूप में काफी अच्छा काम किया है, हमारे यहाँ संसद में विपक्ष की भूमिका में वो रहती हैं। मतलब वो आप चाहते हैं कि वो विपक्ष के गलियारे से निकलकर सत्ता पक्ष पे आए। जी। तो ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा ही कि 2014 में कौन बनता है देश का प्रधानमंत्री, कौन बनता है इतने बड़े देश का मुखिया। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे देवेश वाजपेयी, विपुल अग्रवाल और ऋतु डागर, जिन्होंने बात की महंगाई, भ्रष्टाचार व देश की प्रगति की। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज देश का हर युवा और हर नागरिक चाहता भी यही है कि देश प्रगति के पथ पर चले, हमारा भारत देश एक विकासशील देश से विकसित देश बने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, इस चर्चा में भाग लिया। उम्मीद है कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी और हमारा देश एक विकासशील राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद।